नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एमकॉम बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाते हैं। तो आज हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह कई सब्जेक्ट से है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आपको यदि यह वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करें आप तुरंत उसको देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1922, 1 अप्रैल 1949। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। और यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बात करें इनके आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की तो बहुत बार पूछता है, तो इसके फर्स्ट गवर्नर हैं ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, लोकल पब्लिक। तो यहाँ पे आपका लोकल पब्लिक क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वह दो तरीके के इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होता है। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कंपनी के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो कंपनी का प्रोडक्ट्स प्राइस होता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट चेन होता है, या जो एम्प्लॉई है मैनेजमेंट किस तरीके का है, तो वो आता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में। और माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का होता है। ये फैक्टर्स दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है माइक्रो फैक्टर्स, एक होता है मैक्रो फैक्टर्स। तो माइक्रो फैक्टर में लोकल पब्लिक आते हैं, और भी आते हैं कि कंपटीटर्स आ जाते हैं, वहाँ के कंज्यूमर आते हैं, और इंटरमीडिएटर्स भी आते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन में क्या है, लोकल पब्लिक है। बाकी ये जो तीनों हैं, यह तीनों ये है माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एवरी बिजनेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक stationery, taxi fare, it is etc. have to be made. This type of expenses recorded in sales book, purchase book, petty cash book, cash book. तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो उसको हम किस बुक में लिखते हैं? तो यह है पेटी कैश बुक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, when the shareholders is unable to pay the call and give the share back to the company, that is called forfeiture of share, buyback of share, surrender of share, capital gain। तो यहाँ पे आपका सरेंडर ऑफ शेयर बिल्कुल सही है, अंशों का समर्पण। इसमें क्या होता है, अगर शेयर होल्डर्स कंपनी के कॉल्स को पूरा नहीं कर पाता है और वह खुद जाकर के कंपनी से कहता है कि हम आपको कॉल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके अंशों का समर्पण कर देती है। और इसमें क्या होता है कि उसका पैसा भी कंपनी लौटा देती है। लेकिन फॉरफ्यूचर में क्या होता है कि फॉरफ्यूचर में कॉल्स करने पर भी शेयर होल्डर्स को कोई जवाब नहीं आता है, तो वो क्या करती है, कंपनी उसके शेयर का फॉरफ्यूचर कर लेती है, और जितना भी शेयर होल्डर पैसा दिया रहता है उसको अपने पास रख लेती है। आगे देखिए क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट लेबर प्लस अदर हेड्स ओवर हेड्स, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल ओवर हेड्स, और आखिर है मटेरियल लेबर प्लस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर जॉब कास्टिंग इज यूज्ड? ट्रांसपोर्ट, पेपर मिल्स, फूड प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल। तो जॉब कास्टिंग का भी होता है पेपर मिल्स में। आगे देखिए, विच वन इज इक्वल टू मीडियन? यहाँ पे ऑन हो गया है, वन रहेगा। क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका Q2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वार्टाइल 2 जो कि मीडियन से रिलेटेड है, मीडियन का फार्मूला और क्वार्टाइल 2 का फार्मूला सेम होता है। देखिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है, और क्वार्टाइल का फार्मूला होता है यहाँ पे क्वार्टाइल 2 का 2 सॉरी
यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, हाँ ठीक है 2n/4, ठीक, 2n/4, इसको आप काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी n/2 हो जाएगा। तो क्वार्टाइल 2 का जो फार्मूला होता है वह इक्वल होता है मीडियन के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स is 135, the largest number is 180 and the difference of the other two is 25, the smallest number is। यहाँ पे क्या है, एवरेज दिया है 3 नंबर्स का 135, तो एवरेज दिया है तो बात कर लेते हैं। अगर एवरेज है यहाँ पे 3 नंबर्स का तो 135 इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 405। ओके, इसमें से क्या है, सबसे जो बड़ा वाला नंबर है वह 180 का है। अब क्या करते हैं, 405 में 180 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, 225 हो गया। अब देखिए क्या है कि जो 2 नंबर्स हैं बाकी जो रेमस उनमें डिफरेंस कितने का, 25 का है। तो और ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 225। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि एक x है और दूसरा क्या है, y है, तो हो जाएगा 225। और एक मान लीजिए क्या है, x है y है और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 225, x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 200 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 100। y का मान कितना आ गया, 100, और तो x का मान कितना आ जाएगा, 125, और एक कितना है पहले से दिया हुआ 180। तो अब तीनों में सबसे छोटा कौन है, 100। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यह बिल्कुल सही है, 100। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी यह कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। कॉमन सील, कंपनी का कॉमन सील होता है, सार मुद्रा होती है जिसके बेस पे वह अपना बिजनेस करता है। इन ए पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और डी है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व इसका होता है कंपनी का, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी का फीचर्स पूछा है। नंबर ऑफ मेंबर्स आर अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है, इसमें मेंबर्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। पब्लिक कंपनी यूज है लिमिटेड वर्ड, ये भी सही है, पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लिखती है, लिमिटेड लिखती है। अलाउ और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, तो यहाँ पे अंशों के हस्तांतरण को भी माना जाता है, मतलब किया जा सकता है। ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया, इंडिया में कब कंपनी के अकाउंट का ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है 1914 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, CA पास पर्सन कैन ऑडिट, ये बिल्कुल सही है, CA पास व्यक्ति ऑडिट कर सकता है। द पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑडिट, मतलब क्या है कि संगठन का व्यक्ति ही ऑडिट कर सकता है। द ऑडिटर इज़ पेट डॉग एंड नॉट ए बिटेन, मतलब अंकेक्षक क्या होता है, एक पालतू कुत्ता होता है न कि काटने वाला। और आखिरी ऑप्शन है द ऑडिटर इज़ अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स आर द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे इनमें से गलत है द पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑडिट, मतलब एक संगठन का व्यक्ति अंकेक्षण कर सकता है और मान्य होगा, तो यह गलत है। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑडिट, इसको क्या होगा, यह वैलिड होगा, तो यह यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ऑडिटर्स को हम ऑडिटर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या अदर किसी पर्सन के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कंपनी से बिलोंग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 80 RRB रिलेटेड टू द, मतलब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 RRB किससे संबंधित है। पेटेंट, कॉपीराइट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डोनेशन बाय ए कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह 80 RRB पेटेंट से रिलेटेड है।
बात करते हैं कॉपीराइट का, तो कॉपीराइट का जो सेक्शन है वह 80 QB है। ठीक, बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट का, तो 80TTA ये रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट से। और बात करते हैं डोनेशन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, तो यह इसका है 80BBC। ठीक, तो यहाँ पे हो गया सभी के बारे में, और ये हो गया चीज़ें। ठीक, तो ये जो होता है वह डिडक्शन मिलता है 80TTA, 80QB, 80BBC, 80RRB में। तो 80RRB किससे रिलेटेड है? पेटेंट से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी विल बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ARB नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंपनी क्या होगी? या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट, या तो निवासी होगी या तो अनिवासी होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When is a free consent not considered? अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, ऑल ऑफ द, मतलब स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा कब? जब अनुचित प्रभाव हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, गलती हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द बिल्कुल सभी सही हैं। अगर स्वतंत्र सहमति तब नहीं माना जाएगा जब ये तीनों हो तो। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक इज रिलेटेड टू, चेक किससे रिलेटेड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फेमा, मतलब ये फेमा जो आया था वह 200 में आया था। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे चेक की बात करें तो चेक आता है आपका नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में। और बात करें चेक को किस में डिफाइन किया गया है, तो चेक को डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PERT, पर्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिसर्च टास्क, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक्स, प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेकिंग। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। और ये 1958 में आया था सबसे पहले। ठीक, 1958 में सबसे पहले आया था पर्ट, और अमेरिका में। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोपाउंडेड बाय J.S. हुम्पीटर, पीटर एफ ड्रकर, हॉजलिस, डेविड मैक्लेलैंड। तो यहाँ पे आपका J.S. हुम्पीटर बिल्कुल सही है। पर ये उद्यमिता का नवप्रवर्तन सिद्धांत J.S. हुम्पीटर ने दिया था। इनका ये कहना था कि एंटरप्रेन्योर वही है जो नए प्रोडक्ट को लाए, नया मार्केट इस्टेब्लिश करे, या फिर नए रॉ मटेरियल के सोर्सेस को खोजे, वह कहलाता है एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आपका J.S. हुम्पीटर ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनोवेशन थ्योरी से रिलेटेड है। इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दिए थे J.S. हुम्पीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड टू, मतलब पशुपालन संबंधित है। जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, जेनेटिक। ओके, तो पशुपालन किससे संबंधित है? जेनेटिक से संबंधित है, जननैकिकी से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी सेड इफ द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट आर मिक्स टुगेदर। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, कई प्रोसेस से बनता है, या बात करें कि कई अवस्थाओं से होकर बनता है। तो अगर अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग उद्योग हैं, और वो अगर आपस में मिल जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे, या किस तरीके का कॉम्बिनेशन यह कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन, डायगोनल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लंबवत संयोजन। इसमें क्या होगा, जैसे क्या है कि मान के चलते हैं कि एक कपास को निकालने के लिए की कटाई करने वाला कंपनी है, एक उसका बुनाई करने वाला कंपनी है, एक उसका ब्लीचिंग करने वाला कंपनी है, और एक क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, कपड़े बनाती है। तो ये सभी अगर आपस में मिल जाए तो यह कहलाएगा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो ये था हमारा आपका वीडियो आज का। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी आप अपडेट चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मिले आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। तो इस तरह के लाभ उठाने के लिए आप आते रहिए हमारे चैनल पे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये